हेलो दोस्तों, तो आज हम रेमरू और वेल्डोरा सीजन 4 के एपिसोड 6 को देखने वाले हैं। अगर आप इस पूरी सीरीज को शुरू से समझना चाहते हैं तो लास्ट में दिए गए प्लेलिस्ट को जरूर देखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेमरू कितना ज्यादा गुस्सा होता है उस रूल को पढ़ के। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि रेमरू कितना ज्यादा गुस्सा था, और उसका गुस्सा देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद रेमरू सभी शर्तों के बारे में बात करने लगता है कि ये सभी 3 शर्तें रखी थी रेमरू के आगे, और अगर वो सभी शर्तों को मान जाता है उसके बाद उनका रिलेशनशिप सही हो सकता है। और वो बताने लगता है कि रेमरू जो ट्रेन की शुरुआत करने वाले हैं वो इग्रेसिया से होते हुए जाना चाहिए, और इससे होगा क्या, इग्रेसिया के लोग रेमरू के गांव काफी आसानी से आ जा सकते थे, और रेमरू के लोग इग्रेसिया जा पाए या ना जा पाए उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि वो रेमरू का केवल इस्तेमाल करना चाहते थे। और सबसे मेन काम ये भी था कि उस ट्रेन के जरिए वो काफी ज्यादा सैनिक, मतलब कि रेमरू के सैनिक को अपने पास बुला सके और साथ ही उनका इस्तेमाल कर सके। और फनी बात तो ये था कि वो लोग चाहते थे कि रेमरू के पास जितने भी वेपन्स हैं उन सभी का इस्तेमाल वो सभी लोग करें। और तीसरा सुन के तो आप सभी लोग भी काफी ज्यादा हंसने लगोगे कि ये लोग इतनी बकवास कैसे कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि रेमरू ने एक डंजन को क्रिएट किया है और उसके अंदर हमें काफी रेयर आइटम्स दिखने को मिलते हैं जो कि रेमरू ने वहां पे रखा है ताकि डंजन और भी ज्यादा फेमस हो सके। तो उसके अंदर का जितना भी प्रॉफिट परसेंटेज है वो लोग चाहते थे कि उसका कुछ परसेंटेज उन सभी को मिले। ये तो सच में काफी बकवास ऑफर था। तभी रेमरू सीधा मना कर देता है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सका। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि रेमरू के जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी मॉन्स्टर थे, उन सभी का इस्तेमाल इंसान करने वाले थे। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इंसान उसके मॉन्स्टर को अपना गुलाम बनाना चाहते थे, वर्कर के तौर पर। और रेमरू के होते हुए ये कैसे पॉसिबल हो सकता था, आप सभी को काफी अच्छे तरीके से पता होगा। और रेमरू सोचने लगता है कि तुम हमें स्लेव समझते हो क्या, और तुम्हारी औकात कैसे हुई ये सारी बातें कहने की। और तभी अचानक से रेमरू अपने मन में सोचने लगता है काफी प्यार से कि मैंने जितना भी अभी अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश की वो सब कुछ खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी सब कुछ खराब कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये लोग तो मुझसे भी काफी ज्यादा डरने लगेंगे। और रेमरू सोचता है कि मुझे अच्छे तरीके से बातें करना चाहिए, और वो इसके बारे में रफाइल से पूछता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और तभी रफाइल कहने लगता है कि तूने यहाँ पे सच में काफी गलत किया है, और वो सारी चीजें बताने लगता है कि इन सभी के माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है किसी के द्वारा। और देखा जाए तो वो मारिया बेल के स्पेल के बारे में सब कुछ बताने लगता है। और ये सुन के तो रेमरू को भी पता चल जाता है कि ये सभी लोग इस टाइप की हरकतें क्यों कर रहे हैं और इतना ज्यादा बकवास ऑफर क्यों रख रहे हैं, ताकि रेमरू वहां पे काफी ज्यादा गुस्सा हो। और गुस्सा होने के बाद तो आपको पता ही होगा कि क्या होगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। और तभी रेमरू कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे सब कुछ यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। और वो चुटकी बजाता है और पता नहीं क्या होता है, मतलब कि कौन सा स्पेल एक्टिवेट होता है, लेकिन जिन जिन लोगों का भी माइंड कंट्रोल में था वो सभी मारिया बेल के कंट्रोल में थे, वो सभी अभी रिलीफ हो गए थे। और जैसे ही सभी लोगों को होश में आता है तो उसके बाद उन सभी को सिचुएशन के बारे में पता लगता है, और वो सभी सोचने लगते हैं कि देखा जाए तो ये ऑफर काफी गलत है। मतलब कि उन लोगों को भी अभी एहसास होता है ये ऑफर उन सभी को भी काफी गलत लग रहा था। और जो लोग इग्रेसिया के साथ होते हैं वो सभी अभी रेमरू के साथ हो जाते हैं। अभी रेमरू के दिमाग में तो केवल यही चल रहा था कि आखिरकार इसके पीछे कौन हो सकता है, और उसका सबसे पहले ध्यान यूकी की तरफ जाता है। लेकिन उसको इतना पता है कि वो बंदा इतना ताकतवर नहीं है और वो ऐसा नहीं कर सकता, किसी के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब वहाँ इग्रेसिया के प्रिंस की एंट्री होती है। पर क्या आप जानते हैं कि ये प्रिंस रेमरू को मारने के लिए अकेले नहीं आया था, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा खतरनाक मास्टरमाइंड छुपा है जिसका नाम सुनकर खुद रेमरू के भी होश उड़ने वाले हैं। आखिर कौन है वो, और क्या रेमरू उसकी इस चाल से बच पाएगा? जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। और तभी रेमरू के साथी बताने लगते हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग वेपन्स को लेकर आ रहे हैं। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पे वो जो प्रिंस हैं वो आया होता है, जो कि हिनाता को अपनी टीम में आने का ऑफर दे रहा था। और फनी बात तो ये था कि वो सभी लोग वहाँ पे रेमरू को मारने के लिए आए थे। और तभी काउंसिल में एक बंदा खड़ा होता है और वो बताने लगता है कि प्रिंस को मैंने यहाँ पे बुलाया है और हम सभी मिलकर रेमरू को मारने वाले हैं, और उसके बाद वेल्डोरा को अपना गुलाम बना लेंगे। इसकी बातें सुनो, ये बेल्डोरा को अपना गुलाम बनाने की बात कर रहा है। मतलब कि मैंने इस दुनिया में, इस एनिमे की दुनिया में इस इंसान से ज्यादा मूर्ख इंसान आज तक कभी भी नहीं देखा है। और उसको ऐसा लग रहा था कि रेमरू को ये 2-4 सोल्जर मिलकर हरा देंगे, और वो रेमरू को भी काफी ज्यादा कमजोर समझ रहा है। और प्रिंस भी कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस डीमन लॉर्ड को मारने का टाइम आ चुका है। और तभी बीच में हिनाता आती है और कहने लगती है कि तुम ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और तभी प्रिंस कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला, और तुम्हें मैंने ऑफर दिया था कि तुम हमारी टीम में आ जाओ, और तुमने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, तो तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम कुछ भी फालतू मुझे बोल सको, और तुम्हें चुपचाप साइड हट जाना चाहिए। और हिनाता कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और साथ ही वो बताने लगती है कि वो काउंसिल के एक मेंबर है और साथ ही वो रेमरू की साथी भी है, तो वो ऐसे तो साइड हट नहीं सकती थी। और तभी प्रिंस एक नाइट को दिखाने लगता है कि ये मेरा नाइट है, और मैं तुझे इतना बता दूं कि ये काफी ज्यादा ही पावरफुल है। और वो बताने लगता है कि इग्रेसिया का सबसे पावरफुल सोल्जर है। लेकिन उसके बाद भी हिनाता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो कहने लगती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको
आपको बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो काफी प्रॉब्लम हो सकता है। और तभी नाइट अचानक से हिनाता के पास आता है और उसकी बेइज्जती करते हुए कहने लगता है कि बच्ची तुझे क्या लगता है कि तू सच में मुझे हरा पाएगी। और देखा जाए तो वो उसकी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती करता है उस टाइम। और तभी प्रिंस कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे वोटिंग करना चाहिए कि हिनाता यहाँ पे रुकेगी या फिर नहीं रुकेगी। और रेमेरू कहने लगता है कि तू थोड़ा पागल है क्या, तू इतने सारी बंदों को लेके आया है और तू वोटिंग करना चाहता है। नॉर्मल सी बात है, फेवर तो तेरे पक्ष में ही होगा। और वहां पे काउंसिल के भी वोट लेने थे। और फनी बात तो ये था कि प्रिंस के खिलाफ ज्यादा वोट नहीं आते, वो लोग रेमेरू को ज्यादा वोट देते हैं। मतलब कि रेमेरू के सपोर्ट में ज्यादा लोग थे। लेकिन प्रिंस अभी भी काफी ज्यादा उछल रहा था और कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काफी वोट मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हिनाता तुम्हें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। और वो बंदा काफी वियर्ड सी हरकतें करता है और रेमेरू को समझ में नहीं आता कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। और वो रफेल से इसके बारे में पूछने लगता है और रफेल बताने लगता है कि सच बात तो ये बंदा काफी मूर्ख है, इसके पास कोई भी पावर्स नहीं है और ना ही ये ज्यादा स्ट्रांग है, और साथ ही काउंसिल के मेंबर्स भी इनके साथ काफी कम है। तो हम एक तरह से पक्ष में हैं, हम बहुमत में हैं, तो हम यहाँ काफी आसानी से जीत सकते हैं। और तभी प्रिंस जो है वो एक डिवाइस को दिखाने लगता है और बताने लगता है कि इसकी मदद से हम डीमंस को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और वो चीज देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और रफेल बताने लगता है कि मास्टर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मशीन के अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि आपको कंट्रोल कर सके या फिर आपके किसी सोल्जर को कंट्रोल कर सके। और रेमेरू कहने लगता है कि मैं तुझे इतना बता दूं कि इन सभी चीजों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और सबसे मेन बात तो तुझे एक बार पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि कोई तुझे सपोर्ट कर भी रहा है या फिर नहीं। और फनी बात तो ये था कि कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं था, सभी लोग रेमेरू के सपोर्ट में थे और प्रिंस को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके बाद भी रेमेरू के ऊपर अटैक करने वाला था। और जो कुछ गिने चुने बंदे उस बंदे के साइड थे, प्रिंस के साइड थे, वो सभी के गुनाहों के बारे में बताने लगता है। रेमेरू उन सभी के गुनाहों के बारे में बताने लगता है और साथ ही प्रिंस के भी कुछ हरकतों के बारे में बताने लगता है। और तभी हिनाता बीच में आती है और कहने लगती है कि रेमेरू तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि तुम ये सारा काम तो मेरे ऊपर ही छोड़ दो, मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। और वो बताने लगती है कि मुझे उस नाइट से लड़ना है क्योंकि उसने मेरी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती करी है। और रेमेरू हिनाता को लड़ते हुए देख काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। नॉर्मल सी बात है, वो उसको काफी पसंद किया करता था, मतलब कि वो पसंद तो सभी लड़कियों को करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की तो बात है ही नहीं। और अभी रेमेरू उसको लड़ने की परमिशन दे देता है और वो बंदे लोग रेमेरू की अभी भी काफी ज्यादा बेइज्जती करे जा रहे थे। और शोना से ये चीजें बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी कि कोई बंदा रेमेरू की बेइज्जती करे, और वो परमिशन मांगने लगती है क्योंकि वहां पे एक और बंदा था जो कि फाइट करना चाह रहा था। और शोना उससे परमिशन मांगने लगती है कि क्या मैं मास्टर इससे जाके फाइट कर सकती हूँ। और वैसे उस बंदे से लड़ने के लिए तो बेनीमारू जा रहा था, लेकिन शोना के रिक्वेस्ट के कारण रेमेरू कैसे उसको मना कर सकता था, आखिर वो लड़कियों को कैसे मना कर सकता है। और शोना अभी लड़ने के लिए चली जाती है और सबसे पहले तो उस बंदे की काफी बेइज्जती करती है क्योंकि उसने रेमेरू का इंसल्ट जो किया था, और कहने लगती है कि तुम्हारे जुबान पे रेमेरू मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं आना चाहिए। और जो नाइट होता है वो हिनाता के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन सीधा हिनाता उसको एक हाथ से उठाती है और सीधा पटक देती है जमीन के ऊपर, और एक ही अटैक में उसका पत्ता कट हो जाता है। और बंदे को पता चल जाता है कि उसकी औकात कुछ भी नहीं है हिनाता के आगे, और वो काफी ज्यादा भीख मांगने लगता है उसके आगे कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मतलब कि मैं आज के बाद कभी भी फाइट नहीं करूंगा। और ये चीजें देख के तो प्रिंस भी काफी हैरान होता है कि यहाँ भी ये चल क्या रहा है। और अभी शोना की बैटल शुरू होती है और उसका जो ओपोनेंट होता है उसके पास होली स्वॉर्ड था, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि शोना ने केवल अपने पंखे की मदद से उसके तलवार को तोड़ देती है। और ये चीज देखने के बाद तो बेनीमारू भी काफी हैरान होता है और साथ ही रेमेरू भी, लेकिन उनको पता था कि अभी शोना काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है। और इसके बाद शोना डिवाइन मैजिक का इस्तेमाल करती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। आप सभी को पता है डीमन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला ये सबसे पावरफुल अटैक था, लेकिन फनी बात तो ये था कि डीमन को ही वो अटैक आता था। तो ये चीज देखने में काफी मजा आता है और वो उस बंदे को वहां पे पूरा नंगा कर देती है अपने पावर्स की मदद से। और अभी रेमेरू काफी खुश हो रहा था क्योंकि सब कुछ काफी आसानी से यहाँ पे हैंडल हो गया था। लेकिन तभी रेफाइल बताने लगता है कि मास्टर इतनी आसानी से हैंडल नहीं हुआ, और तभी ये बताने लगता है कि कोई यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करने वाला है। और ये सुन के तो रेमेरू काफी घबरा जाता है और वो चेक करने लगता है अपनी पावर्स की मदद से, और उसको पता लगता है कि एक लेडी काफी दूर से किसी के ऊपर निशाना लगा के बैठी है और वो गन फायर करने वाली थी वहां पे। और सबसे मेन बात तो उस बंदे के हाथ में गन देख के रेमेरू काफी हैरान होता है और हमें पता लगता है कि वो अटैक प्रिंस के ऊपर होने वाला था। और सबसे पहले रेमेरू काफी आसानी से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस गन के बुलेट को रोकता है। और अभी जो प्रिंस था वो काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है रेमेरू को कि उसने उसकी जान बचा ली। रेमेरू काउंसिल के मेंबर को गन के बुलेट के बारे में बताने लगता है क्योंकि उन सभी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, और वो बताता है कि इसकी मदद से लोगों को मारा जाता है। और अभी प्रिंस पूछने लगता है कि मास्टर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ एडवाइस दो। और फनी बात तो ये था कि रेमेरू वहां पे बताने लगता है कि देख तेरी कोई हरकतें नहीं है प्रिंस बनने वाली या फिर राजा बनने वाली, और मुझे लगता नहीं है कि टाउन के लोग तुझे राजा बनाने वाले भी हैं, तो तुझे कुछ और चीजों पे ध्यान देना चाहिए, अपने स्किल के ऊपर काम कर या फिर कुछ और चीजों पे काम कर जिस कारण लोग तुझे पसंद करें। और वो बताता है कि तू सबसे पहले अपनी लाइफ को एंजॉय कर, थोड़ा एंजॉय किया कर, हमेशा इतना ज्यादा सीरियस मत हुआ कर। और प्रिंस बताने लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता था कि डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा बेकार हुआ करते हैं, लेकिन तुझसे मिलने के बाद तो मेरा पूरा नजरिया ही चेंज हो गया। और प्रिंस अभी सुधर गया था और उस बंदे को कहने लगता है कि तूने
मेरे साथ प्लान करके रिमुरु को मारने का प्लान किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में राजा को बताना चाहिए, लेकिन वो बंदा साफ मुकर जाता है और कहने लगता है कि मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं की थी और मैं कुछ नहीं कहने वाला किसी को। और तभी वहाँ पे प्रिंस आता है और प्रिंस सबसे पहले अपने बेटे की हरकतों को लेके रिमुरु से माफी मांगने लगता है और वो कहने लगता है कि मैं तेरे साथ अपना रिश्ता थोड़ा अच्छा करना चाहता हूँ। और रिमुरु भी इस काम के लिए काफी आसानी से मान जाता है। और इसके बाद प्रिंस सबसे पहले उस बंदे को पकड़ता है और कहने लगता है कि बेटे तुझे तो काफी बड़ी सजा मिलने वाली है, मैं इतना तुझे बता दूं। और अभी टेम्पेस्ट और इग्रासिया के बीच में समझौता होने वाला था और वहाँ पे कुल मिला के 3 शर्तें रखी गई थी। पहला शर्त ये था कि टेम्पेस्ट को नेशन के तौर पे माना जाएगा और दूसरा शर्त था कि रिमुरु को काउंसिल के अंदर जगह मिलने वाला था। अभी रिमुरु को भी मीटिंग के अंदर अटेंड करना था मीटिंग को। थर्ड ऑप्शन ये था कि रिमुरु के पास भी ऑप्शन आ गया था कि वो अपनी सेना रख सकता था। और देखा जाए तो अभी रिमुरु का जो रिलेशनशिप था काउंसिल के साथ काफी अच्छे तरीके से बढ़ गया था और इग्रासिया के साथ भी काफी अच्छा हो गया था। और इसके बाद उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है और वो सोच रही है कि मुझे प्रिंस का एहसास अभी भी हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो जिंदा कैसे है, उसको तो मर जाना चाहिए था। और तभी वहाँ पे सोई आता है और वो कहने लगता है कि तुझे कैसे लगा कि तू हमारे डीमन लॉर्ड को हरा पाएगी। और वो कहने लगता है कि तुझे ये भी कैसे लगा कि आखिर तू यहाँ से बच के निकल सकती है। और वो लड़की वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुकी थी। तो इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। तो दोस्तों उस मिस्टीरियस लड़की की गन से तो प्रिंस बच गया, लेकिन अब उस लड़की का क्या होने वाला है, क्योंकि सोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। और सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये है कि सीजन 4 के अगले एपिसोड 7 में रिमुरु के सामने एक ऐसी नई आफत आने वाली है जो पूरे टेम्पेस्ट को तबाह कर सकती है। अगला एपिसोड इससे भी 10 गुना ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, जिसे मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना और स्क्रीन पर दिए गए प्लेलिस्ट को जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।